और अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बड़ी खबर है और अब तो इसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया और सीएम धामी ने कहा कि 30 जनवरी को यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। सीएम धामी ने कहा कि ड्राफ्ट का काम पूरा हो चुका है और अब ड्राफ्ट को अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करके टाइप किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी 30 जनवरी को सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी और उसके बाद विधानसभा का सत्र है, यानी कि संभावना जताई जा रही है कि इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल को लाया जा सकता है और सेशन में पास भी किया जा सकता है। तो इंतजार था यूसीसी बिल का और अब माना जा रहा है कि इसी सत्र में इस बिल को लाया जा सकता है और पास भी कराया जा सकता है। ये यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है लगभग आपको बताऊं तो उसका भी हमको जल्दी ड्राफ्ट मिलने वाला है। तो वो ड्राफ्ट लेना भी है। उस ड्राफ्ट को अभी वो टाइप हो रहा है, पहले इंग्लिश में था, हिंदी में भी टाइप हो रहा है, उसके वॉल्यूम बन रहे हैं। किस तारीख को वो लोग आएंगे देंगे, फिर उसके बाद विधानसभा का सत्र भी होना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के वक्त किया था और लोकसभा चुनाव से पहले जनता से किया वादा पूरा करने की तैयारी है और अपने टॉप 3 एजेंडों में शामिल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके बीजेपी लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि की जनता से वादा किया कि सरकार आने पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और 2 साल पूरा होने से पहले धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना वादा पूरा करने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां शादी, तलाक, दहेज, संपत्ति के बंटवारे, गोद लेने के लिए सबके लिए एक कानून होगा। राम मंदिर और धारा 370 हटाने के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे का वादा धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने जा रही है। एक सूत्री एजेंडा था हमारा और यूसीसी को लागू किया, कमेटी बनाई, उसके लिए पूरी बैठकें हुई और सभी लोगों से कमेटी ने बातचीत की है। तो हमारी अपेक्षा ये है इस सत्र में उससे पहले वो ड्राफ्ट हमें मिले, सरकार को मिले, तदुपरांत फिर कार्यमंत्रणा समिति और उसमें जो एजेंडा बनेगा कि हम विधानसभा सत्र में व्यापक चर्चा के लिए एजेंडा में शामिल करेंगे। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है। 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और फिर लोकसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार हो रहा है। ऐसे में साफ है कि चुनाव के दौरान देवभूमि के इस कदम की चर्चा पूरे देश में होगी। कांग्रेस इसे बीजेपी का विशुद्ध चुनावी एजेंडा बता रही है। यूसीसी एक बहुत जटिल चीज है। इसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग अपने धर्मों की मान्यताएं हैं। तो ये तो केंद्र का विषय है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए राज्य सरकार ने इस बात को कहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा, ये बीजेपी का एजेंडा है और देवभूमि से इसे लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में आज उत्तराखंड कांग्रेस का विराट कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे। खड़गे दोपहर 12:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से देहरादून में पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से आएंगे और फिर बन्नू स्कूल के ग्राउंड में पहुंचने का प्रोग्राम है। कांग्रेस का दावा है कि विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा बूथ लेवल के कार्यकर्ता आएंगे और 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आज एक ही मंच पर नजर आएंगे। कांग्रेस का विराट कार्यकर्ता सम्मेलन आज से शुरू होगा और साथ ही तैयारी शुरू होगी। 2024 को लेकर शंखनाद भी आज किया जाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज देहरादून पहुंचेंगे और बन्नू स्कूल ग्राउंड में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से दीपांकर भट्ट हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता। दीपांकर, आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद खास कह सकते हैं।
हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस की जमीन काफी ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन आज लोकसभा इलेक्शन को लेकर शंखनाद किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे कार्यक्रम में, तो किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आज के इस शंखनाद को लेकर? बिल्कुल अमनदीप, साल 2022 में कांग्रेस यहां विधानसभा का चुनाव हारी थी और उसके बाद ये एक पहला बड़ा कार्यक्रम और पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आ रहे हैं। तो देहरादून के बन्नू ग्राउंड में पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है और जो बूथ है लगभग 12,000 बूथ पूरे प्रदेश में, और हर बूथ से लगभग 2 से 5 कार्यकर्ता यहां पर कांग्रेस ने बुलाए। तो कांग्रेस का दावा है कि 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आज मौजूद रहेंगे इस सम्मेलन के दौरान और कांग्रेस से एक तरीके से 2024 के जो लोकसभा चुनाव अब घोषित होंगे उसके लिए चुनावी शंखनाद के तौर पर भी बता रही है। लेकिन अब जो आपका सवाल है कि कांग्रेस जिस पोजीशन में है वहां से क्या बेहतर हो पाएगा, क्या रिजल्ट रहेगा, क्योंकि 2014 और 2019 का चुनाव कांग्रेस यहां 5 सीटों पर हारी, तो ऐसे में क्या 2024 में कहीं कोई उम्मीद नजर आती है और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहकर जाते हैं कार्यकर्ता से, क्या कार्यकर्ता बूस्टअप होता है नहीं होता है। कांग्रेस की जिस तरह पोजीशन 2014 के बाद रही है उत्तराखंड में, तो लगातार इलेक्शन हारने के बाद यहां से कोई नया बूस्ट मिल पाएगा, एक ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस के सभी बड़े नेता आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे जाहिर तौर पर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो ऐसे में चाहे बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, सीनियर लीडरशिप हो, सभी इसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन देखना यही होगा कि 2024 के लिए शंखनाद की जो बात कांग्रेस कह रही है वो क्या जीत में तब्दील हो पाती है नहीं हो पाती। और आज ही के दिन खास बात यह भी है कि बीजेपी भी कुछ ज्वाइनिंग्स करवाने वाली है, हालांकि नामों का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो कौन से नाम होंगे, पूर्व नेता होंगे, कौन नेता होंगे, ये अभी देखना होगा। दोपहर 1:30 बजे ज्वाइनिंग का कार्यक्रम बीजेपी ऑफिस में होना है। इससे पहले कल खड़गे के दौरे को लेकर कि हेलीकॉप्टर कहां उतरेगा, पुलिस लाइन की परमिशन को लेकर भी खासा बवाल डीजीपी ऑफिस में हुआ है। तो राजनीति अपने जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस को बेनिफिट होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, और कांग्रेस को कितना फायदा होता है 2024 का, ये देखने वाली बात होगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। राज्य जनजातीय महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। 3 दिन तक चलने वाले महोत्सव में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ साथ प्रदेश के 5 जनजातीय से जुड़े लोगों ने प्रस्तुति दी। इस दौरान सीएम ने भी नगाड़ा बजाया और साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जनजातीय ढांचे को मजबूत करने के साथ ही जनजातीय महोत्सव के आयोजन की धनराशि बढ़ाई जाएगी और पूरे देश का जनजातीय महोत्सव उत्तराखंड में करवाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये बड़ी बात भी कही है। और चलिए अब बात करेंगे मौसम की। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी नहीं होने से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश नहीं होने से फसल सूख रही है, जबकि फलों के उत्पादन पर भी असर पड़ा है। इसके साथ ही सरोवर नगरी नैनीताल में झीलों का पानी भी कम होने लगा है और पेयजल स्रोत भी सूखने की कगार पर आ गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ना तो बारिश हो रही है और ना ही पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जगह पर सूखा नजर आ रहा है। ऐसे में नैनीताल में क्या कुछ असर आप देख पा रहे हैं? देखिए, असर अगर देखा जाए तो ओवरऑल उत्तराखंड में इसका बड़ा है, क्योंकि विंटर में जो रेन होती है वो इस बार नहीं हो सकती है और जो स्नोफॉल ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का फुल्का तो हुआ, लेकिन जो जिन इलाकों में स्नोफॉल या बर्फबारी होती है वो वहां पर इस बार बर्फबारी नहीं हुई है। सीधा असर खेती किसानी से लेकर आम जनजीवन पर पड़ा है, क्योंकि जो जल स्रोत है वो इस सर्दी के दौरान ही सूखने लगे हैं और इसके अलावा जो फसलें हैं, चाहे वो सब्जियां हो या फिर गेहूं की फसल है, उस पर सूखने की कगार पर वो है। हालांकि जो जिस तरह से जो विंटर की रेन है या फिर स्नोफॉल है वो पहाड़ी फलों के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। अगर स्नोफॉल होता है तो उससे जो सेब का उत्पादन या आड़ू का उत्पादन या तमाम जो उत्पादन होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो फसलों पर रोग लगता है वो नहीं लगता है, लेकिन इस बार विंटर की रेन नहीं होने से या फिर जो स्नोफॉल नहीं होने से या ओलावृष्टि नहीं होने से उसका असर पड़ा है। हालांकि जिस तरह से इस बार सूखे की चपेट में है, नैनीताल के इर्द गिर्द जितनी झीलें हैं उन पर सीधा असर देखा जा रहा है, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो बहुत डाउन हो चुका है। जिला प्रशासन इस बात को जरूर कह रहा है कि जो
सूखे जैसी स्थिति बनी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरी तरीके से सर्वे कर लें ताकि जो किसान हैं उनको मुआवजा दिया जा सके। तराई वाले इलाकों में भी कोई अच्छी स्थिति है नहीं, क्योंकि जिस तरह से इस बार जो पहाड़ी इलाकों में नदियों का जलस्तर कम हुआ है, उन्हीं नदियों से तराई इलाकों में सिंचाई या तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। वाटर लेवल ग्राउंड वाटर लेवल भी लगातार गिर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी कोई आसार दिख रहे हैं नहीं कि स्नोफॉल होगा या बर्फबारी होगी, तो आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा सकता है। पानी की किल्लतें पूरे पहाड़ में हो सकती हैं, यानी कि आने वाले दिनों में लोगों को परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर में देर रात स्माइल स्टोरों के प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स और साथ ही SGST विभाग ने छापेमारी की है। देहरादून के बसंत विहार, प्रेमनगर, अरबर्टपुर और साथ ही विकासनगर में स्थित स्माइल स्टोरों पर भी ये छापेमारी की गई। वहीं फतेहपुर में स्थित स्माइल स्टोर के गोदाम पर अधिकारियों ने रात के 12 बजे तक दस्तावेज खंगाले और कुछ दस्तावेजों को जांच टीम साथ लेकर गई है। यहाँ पर SGST और इनकम टैक्स की टीमें और मौके पर पहुंची थी और जहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। अभी फिलहाल जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे वो मीडिया के सामने कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। हालांकि बताया गया, मौखिक रूप से बताया गया कि यहाँ पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई अभी गतिमान रहेगी और यहाँ से कुछ दस्तावेजों को साथ लेकर गए हैं और बताया गया है कि जो स्टोर से संबंधित दस्तावेज है उसको खंगाला जा रहा है। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान। देहरादून में एक 24 साल के लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। आरोपी अजय ने गला दबाकर 52 साल की मां को मार डाला। पुलिस ने 52 साल की चंद्रा देवी के शव को कब्जे में ले लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय ने बताया कि उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है जो कि धीमा जहर देने से होती है। आरोपी ने बताया कि उसके बाद में अपनी मां पर उसे शक था और उसकी मां उसे धीमा जहर दे रही थी और इसी शक में अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी मूल रूप से चंपावत का रहने वाला है और माता पिता के साथ में देहरादून में किराए पर रहता था। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ समय से वो अपने माता पिता से नाराज था और मां की हत्या के बाद में आरोपी ने सेना में कार्यरत अपने बड़े भाई को इसकी खबर दी थी। एक बीमारी से अल्सराइटिस कोलाइटिस उसको कुछ बीमारी थी जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहता था और उसने इंटरनेट पर उस चीज़ों को सर्च किया तो उसको ऐसा उससे ज्ञान जो मिला उसको ऐसा लगा कि उसको लगातार कोई स्लो पॉइजनिंग के थ्रू अगर कोई चीज़ दी जाती है लगातार तो उससे ऐसी स्थिति बनती है और इसके आधार पर चूंकि उसको अपनी माँ पर ऐसे शक हुआ जो चीज़ गलत थी और उस आवेश में आकर जो है रात्रि में अपनी माँ का गला दबा दिया। इसके बाद अपने भाई को फ़ोन करके बताया कि मदर ने सुसाइड कर लिया, चूँकि जो परिस्थिति जन साक्ष्य थे और जिसके आधार पर घटना कुछ और लग रही थी। इसके बाद जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये सभी मामले की स्वीकारोक्ति की गई है। रामनगर के चुकम गांव में एक व्यक्ति को बाघ ने अपना शिकार बना लिया और उसके बाद से ग्रामीणों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर ग्रामीणों ने पहले कई घंटे डीएफओ समेत कई वन अधिकारियों का घेराव किया और बाद में उन्होंने डीएफओ और साथ ही एसडीओ को वहां से किसी तरह से जाने दिया, लेकिन देर शाम तक रेंजर समेत कई वनकर्मियों का घेराव जारी रखा। ग्रामीणों की मांग है कि डीएम और विधायक उनसे बात करने यहां पर आए हैं और यहां से उनका शीघ्र विस्थापन किया जाए और जब तक विस्थापन नहीं होता तब तक उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। साथ ही हमलावर बाघ को जल्द पकड़ा जाए। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है इस गाँव में। आपकी मांग क्या? हमारी मांग है हमारे विस्थापन किया जाए, हमारा इंतजाम किया जाए, हमारी ये मांग है सर। और कई साल से विधायक जी वोट मांगने तो आते हैं, उसके बाद जाने नहीं आते यहाँ, दोबारा देखने आते हैं यहाँ क्या परिस्थिति है क्या नहीं है और क्या करना है हम लोगों को, यह कोई समस्या नहीं है। यहाँ 4 आदमी बागने खा दे, आज तक ना समस्या ना उसने करी। भाजपा कांग्रेस तो हम जानते नहीं है, जो हमारे विधायक हम उसी को जानते हैं आज तक। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड प्रदेश के 117 मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाना चाहता है, लेकिन अब फैसले पर विरोध बढ़ गया है। ना तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे और ना ही मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग इस फैसले को मानने को तैयार है, बल्कि चाहते हैं कि स्कूलों में कुरान की तालीम दी जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मार्च से वक्फ बोर्ड चाहता है कि प्रदेश के 117 मदरसों में रामायण का पाठ मदरसे के बच्चे भी पढ़ें। इसीलिए बाकायदा टीचर्स के अपॉइंटमेंट तक करने जा रहा है।
लेकिन प्रदेश में मदरसे चला रहे मदरसा संचालक मानते हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से हर फैसला थोपा जा रहा है। उनका कहना है कि क्या शिशु मंदिर में कुरान शरीफ पढ़ाई जा सकती है, क्या स्कूलों में दीनी तालीम दी जा सकती है, तो फिर मदरसों के लिए ही कभी संस्कृत तो रामायण जैसे फैसले क्यों? तो मैं गुरुद्वारों में या सिखों के खास उनके मजहबी स्कूलों में या ईसाइयों के मजहबी स्कूलों में या बुद्धिस्टों के मजहबी स्कूलों में जाके कहूं कि आप हमारे कुरान को भी पढ़िए, मैं आपका चयन ये करना पड़ेगा आपको, तो कौन मंजूर कर लेगा? तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बात यह है कि इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए और इस तरह की चीजों को सौंपना और थोपना नहीं चाहिए। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को लगता है कि रामायण को भी सिलेबस में शामिल करना उन पर बोझ होगा। पहले से ही वो हिंदी, इंग्लिश, गणित जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, उर्दू किताब पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ रहे हैं। अभी रामायण हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये पढ़ाई हम बड़े होकर पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत पढ़ाई का बोझ है। अभी हम दिन रात कलाम पाक पढ़ते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू की किताबें सब कुछ पढ़ते हैं। इसलिए हम बड़े होकर मुताला करेंगे, इस किताब को हम पढ़ेंगे जरूर। पहले संस्कृत फिर ड्रेस कोड को मदरसों में लागू करने को लेकर विवाद गरमाया, लेकिन अब रामायण को चैप्टर का हिस्सा बनाना मुस्लिम धर्म गुरुओं को बिल्कुल रास नहीं आ रहा और वो सीधे कुरान शरीफ को स्कूलों में शामिल करने की बात करने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। हरिद्वार के लक्सर में 3 दिन पहले हुई कपड़ा कारोबारी की हत्या के आरोप में पुलिस ने फेरी का काम करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अगस्त्य मुनि के खेल मैदान तक रोड शो और नारी शक्ति बंधन महोत्सव होगा। देहरादून में कांग्रेस के विराट सम्मेलन के लिए बागेश्वर से 250 कांग्रेस कार्यकर्ता गए हैं, जो कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरिद्वार मोती बाजार में आग की घटनाओं से निपटने के लिए फायर विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और आग बुझाने के उपकरण लगाए गए। बागेश्वर में हुई जिला पंचायत की सामान्य बैठक में क्रिकेट किट के लिए 19 लाख रुपए जारी करने का फैसला लिया गया। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के बीडीसी बैठक में डीएम अधिकारियों के साथ में बस में सफर कर पहुंचे। वहीं डीएम ने रास्ते में अधिकारियों से बैठक की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उत्तराखंड पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान के एकीकरण, राज्य एकीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों ने आज भी नारेबाजी और प्रदर्शन किया। चमोली में डीएम हिमांशु खुराना ने जिला सूचना ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। टिहरी में अहिंसा उत्सव कार्यक्रम के तहत में कांग्रेसियों ने सुमन पार्क के सत्याग्रह किया और महात्मा गांधी के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। विकासनगर में यमुना नदी पर नाव घाट पुल का काम 90% पूरा है, लेकिन हिमाचल की तरफ से काम नहीं होने के कारण पुल पूरा नहीं हो पाया।